my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends and my dear students, already we have discussed why do we fall ill, हम बीमार क्यों होते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस विषय में हम लोगों ने अपने 2 लेसन को पूरी तरह से अध्ययन कर लिया है। 2 लेसन को पूरी तरह से अध्ययन कर लिया है और ऐसी कंडीशन में अगर हम ये कहना चाहेंगे आपको कि ऐसी कंडीशन में अगर हमको और भी कुछ स्थितियों की आवश्यकता है, आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज हम आपको डिस्कस करेंगे कि ये जो डिजीजेज आपने देखा है, जो रोग आपने देखा है, इन रोगों के विषय में लक्षणों को वंशागत करते हुए, लक्षणों को देखते हुए हमको आपको एक नए विशेष प्रकार के रोगों के विषय में अध्ययन करना है, रोगों के विषय में अध्ययन करना है। आइए फिर एक एक करके देखा जाए। मैंने आपको एक्यूट डिजीज कौन सी है, क्रॉनिक डिजीज कौन सी है, डिजीज क्या है, हेल्थ क्या है, ये सारी डिफिनीशन मैंने आपको ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर दे दिया है और मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल पर सारी बातों को बता दिया है। आज मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी आपको सिर्फ ये बताने के लिए चल रहा हूँ कि आखिर ये डिजीजेज जो हैं, ये रोग जो हैं, मीन्स ऑफ डिजीजेज स्प्रेड, आखिर ये रोग फैलते क्यों हैं, इनका कारण क्या है, इनके रोगों के फैलने का कारण क्या है, आखिर ये फैलते कैसे हैं। तो हमारी जो फ्रेंड, इसके विषय में जानने के लिए जो है आपको कुछ तथ्यों को विशेष रूप से जानना होगा, जहां पर कि मैंने आपको बता दिया है कि मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, जिसे मैंने एक्यूट के विषय में बताया, दे हैव टेक टू द वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन, एंड क्रॉनिक के विषय में बताया आपको, दे हैव टेक टू द लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन, एंड जस्ट लाइक ट्यूबरकुलोसिस, फाइलेरियासिस, just like cancer, HIV, AIDS, so many types of diseases, those we have already been discussing by our YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, तो आइए आज हम सभी मिल करके इस विषय में ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम रोगों को आसानी से उनसे बचा जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज का हमारा टॉपिक है मीन्स ऑफ डिजीज स्प्रेड, रोग ये फैलते कैसे, मीन्स ऑफ स्प्रेड डिजीज जो है ये रोग फैलते कैसे हैं। तो अगर हम इसके विषय में चर्चा करें तो इसके विषय हमारे सामने कुछ पॉइंट्स आते हैं। कुछ क्या पॉइंट्स आते हैं, कुछ संक्रामक रोग होते हैं, कुछ असंक्रामक रोग होते हैं, कुछ इन्फेक्शियस एजेंट है, कुछ नॉन इन्फेक्शियस एजेंट है। माय डियर फ्रेंड, इन्फेक्शियस एजेंट में आप लोगों ने देखा कि ऐसे एजेंट है, इनको इन्फेक्शियस एजेंट इसलिए बोला गया कि ये एजेंट एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आसानी पूर्वक डिजीजेस को लेकर के चले जाते हैं और सेकंड जो है पर्सन को इफेक्टेड कर देते हैं। यहाँ पर आपने देखा, मैंने आपको मीन्स ऑफ डिजीज ऑफ स्प्रेड में मैंने आपको पढ़ा था डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मेरा अभिप्राय यह है कि व्यक्ति का सीधा संबंध हो जाए, सीधा संपर्क हो जाए, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, उसका सीधा संबंध हो जाए, सीधा कनेक्शन हो जाए, उसी को कहा गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट ट्रांसमिशन है जो प्रत्यक्ष जो हम उसको ट्रांसमिट कर रहे दे रहे हैं, जो प्रत्यक्ष जाता होता है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, अप्रत्यक्ष रूप से हम डिजीज को कैसे देते हैं। आइए पहले डायरेक्ट ट्रांसमिशन के विषय में डिस्कस करते हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी आपको ले चलता हूं डायरेक्ट ट्रांसमिशन की तरफ। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारा पहला पॉइंट होता है बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। ये डिजीज है जो आप देख रहे हो कि बाय डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहां हो सकता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। जब बॉडी से बॉडी का कांटेक्ट होता है, सेक्सुअली पार्ट्स कांटेक्ट करते हैं, प्राइवेट पार्ट्स के कांटेक्ट होते हैं, ऐसी कंडीशन में डिजीजेज 1% टू अनदर पर्सन में आसानी से स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, जिसको बोला गया बाय सेक्सुअल कांटेक्ट मेथड। गोनोरिया हुआ, सिफिलिस हुआ, और इस तरह से आपने HIV को देखा, एड्स को देखा आपने, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आ गए, और डायरेक्ट ट्रांसमिशन के सेकंड पार्ट को अगर देखा जाए तो स्किन विद डायरेक्ट ऑफसाइड। अगर स्किन पर कोई खुजली हुई है, यानी प्रकार के कोई स्किन डिजीजेज हैं, और किसी ऐसे पर्सन को जिसके पास इस तरह की डिजीजेज नहीं है, और ऐसे पर्सन को हम जो है
वो हमारे कांटेक्ट में आता है और सेकिंग द हैंड्स, हाथ को मिलाते हैं, हाथ को मिलाते हैं या फिर बॉडी से बॉडी को टच कर जाती है, तो बॉडी से बॉडी को टच कर दिया हमने, या सपोज दैट क्लॉथ्स है, कपड़े जो हमने वियर किए पहने हुए हैं, इन कपड़ों को हमने उतार करके रख दिया और परिवार का ही कोई और सदस्य इस कपड़े को हमारे पहन लिया, तो इस कपड़े में जो हमारे फंगल इन्फेक्शन हुआ है ये उस व्यक्ति को हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली जो हमारे कांटेक्ट में आएगा तब होगा, इनडायरेक्टली जब वो किसी अनदर प्रोसेस के थ्रू जाएगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा डायरेक्ट कांटेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या है। डायरेक्ट कांटेक्ट में मैंने आपको बताया जहां पर सीधा संयुग्मन होता हो, सीधा कॉम्बिनेशन होता हो, सीधा मिलना होता हो, उसको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बोला गया। इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन में आइए देखते हैं, इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन में आपने देखा है बाय एयर। माय डियर फ्रेंड, इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन, सपोज दैट मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर इसको अपलोड कर रखा है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की टोटल साइंस बायो में जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग मेरे चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब करके और मेरे टोटल वीडियोस की स्टडी करिए। और अगर स्टडी करने में आपको कहीं से कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई दिमाग में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आपसे मैंने उसके ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके मुझसे उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन अप्रत्यक्ष में कैसे हो रहा है, थ्रू एयर, एयर में हो रहा है। जैसे सपोज दैट एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बताया था, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट जो होता है, अगर एक बार ये हुपिंग कफ करता है, एक बार तेजी से खांसता है, तो एक बार इसके तेजी के साथ खांसने से मिनिमम 3000 बैक्टीरिया इसके बाहर आते हैं। कितने? 3000 जो है इसके जीवाणु बाहर आते हैं। और एक बैक्टीरिया भी अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया और हमारी बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी वीक है, कमजोर है, तो एक बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी को इफेक्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो माय डियर फ्रेंड, इस बात का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना होगा, एक भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी को इफेक्टेड न करने पाए। आइए देखते हैं, यहां पर मैंने बताया आपको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में एयर, जब मैंने हुपिंग कफ किया तो हमारे जो बैक्टीरिया निकले कहां गए? एयर में गए। एयर से ये स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। कहां फैल रहे हैं? जो उन व्यक्तियों के पास जा रहे हैं जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो उनके पास तक ये जा रहे हैं, इसका सीधा सा संबंध ये होता है कि वो स्वस्थ व्यक्ति उस एयर को, फ्रेश एयर को लेना तो चाह रहा है, वो तो फ्रेश एयर ले रहा है, लेकिन उसके फ्रेश एयर के साथ ही साथ उसके अंदर इस प्रकार के बैक्टीरिया भी चले जा रहे हैं, इस प्रकार के डिसीजेस भी उसके अंदर इंटर कर जा रही हैं, जिनके पैथोजेंस ऑलरेडी उनके इंटर कर जा रहे हैं थ्रू एयर। और आप बड़े प्रेम में आए और बैठ करके साथ में भोजन करवा लिया, ये देखते हैं इसको कैसे भोजन करते, साथ में बैठ करके भोजन करवा लिया, ये हो गया फूड, भोजन कर रहे हैं, हुपिंग कफ हो गई तो स्प्रेड हो गया, या हाथ में इस तरह से कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो फंगल इन्फेक्शन जो हाथ में हुआ है इसके इफेक्ट से फूड आपका जो है इफेक्टेड हो जाएगा, और उसी को फूड को अगर दूसरा पर्सन जो है उसको ले रहा है, खा रहा है, वो भी इफेक्टेड हो जाएगा। ये हो गया फूड से। आइए देखते हैं, आगे दिया गया है थ्रू वेक्टर्स। थ्रू वेक्टर्स मतलब होता है कि ये जो आपने देखा, मैंने अभी सॉइल के विषय में बताया कि सॉइल के विषय में अगर सॉइल से भी डिजीजेस फैलती हैं, उसी केस में आपने देखा कि एक व्यक्ति अगर सॉइल का कोई एपरेटस बनाया हुआ है, लिया हुआ है, अगर उसी को कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिजीजेस आसानी से फैल सकती हैं। माय डियर फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व स्वास्थ्य दिवस को 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस की घोषणा की। क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। मींस WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। इसीलिए आज भी हम उस दिन को 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और ध्यान रहे कि एंटीबायोटिक शब्द जो यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटीबायोटिक शब्द जो है सेल्मन वैक्सन,
सेल्मन वैक्सन ने सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया। भले ही एंटीबायोटिक की खोज पेंसिलिन एंटीबायोटिक, हाई से हाई एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलियन नामक पौधे से खोजा, ये अलग बात है। लेकिन जो एंटीबायोटिक टर्म यूज किया जा रहा है, उस एंटीबायोटिक टर्म का यूज सबसे पहले अगर किसी ने किया है वो है सेल्मन वैक्समैन ने एंटीबायोटिक शब्द का यूज किया है। आइए देखते हैं आगे की बात को। तो इसके बाद हम देखते हैं, और अगर देखा जाए एंटीबैक्टीरियल डिजीजेज, एंटी फंगल डिजीजेज, जो एंटी फंगल वैक्सीन, एंटी फंगल मेडिसिन, एंटी फंगल जो एंटीबैक्टीरियल, इस तरह से जो बैक्टीरियल इफेक्टेड है, जो फंगल इफेक्टेड है, उससे जो भी डिजीजेज हमारे बॉडी में कॉज कर रही हैं, जो भी रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, उनके लिए जैसे सपोज दैट हमारे बॉडी में डर्मेटाइटिस हो गया, स्किन डिजीजेज हो गए, डर्मेटाइटिस हो गया, खुजली हो गई, खसरे हो गए, तो हमारे पास ढेर सारी डिजीज जो है ऐसे पेस्ट हैं जिनको आसानी से उस पर लगा करके कुछ समय तक जो है खुला छोड़ देते हैं और ये फंगल इन्फेक्शन धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे आपने बीटेक्स को देखा है, क्वाड्रीडर्म को देखा है, ऐसी मेडिसिन है, ऐसे जो है ऐसी दवाइयां हैं, ऐसी पेंसिलिनें हैं ये, जिनको लगा लेने से जो है ये फंगल इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है। मैंने अपने लेक्चर वाले आपको बताया है कि अगर कोई व्यक्ति स्नान किया हुआ है, स्नान करने के बाद आ रहा है, स्नान वो भीगे कपड़े को ही पहन लिया, स्नान करने के बाद आया और भीगे कपड़े को ही पहन लिया, और भीगे कपड़ों को पहनने के बाद वो फिर से गया अपना कार्य करना शुरू कर दिया। माय डियर फ्रेंड, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में उसकी बॉडी इफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाती है, रोग से ग्रसित होना प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से उसके बॉडी को इस तरह से बचाने के लिए, रोग से ग्रसित होने से बचाने के लिए हमको इस तरह की कार्यवाही को करना पड़ता है। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज आपको इसी विषय पर बता रहा हूं कि जानकारी ही बचाव है, यह कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड, यह सही है, जानकारी ही बचाव है, लेकिन जानकारी के साथ साथ उसका उपयोग भी करना, यह भी बचाव की श्रेणी में आता है। हमको दुनिया भर की जानकारी है, मैं जानता हूं कि एड्स क्या है, मैं जानता हूं कोविड-19 क्या है, मैं जानता हूं वायरल डिजीजेस क्या है, मैं जानता हूं बैक्टीरियल डिजीजेस क्या है, मैं जानता हूं फंगल डिजीजेस क्या है, ये कैसे होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाते हैं। लेकिन अगर मैंने प्रिवेंशन नहीं किया, सावधानी नहीं बरता मैंने, तो ये डिजीजेस क्या हमको छोड़ देंगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि हम जो है टीचर हैं और डिजीज हमसे दूर हो जाएगी, नहीं। एक हमने भी लापरवाही किया, उस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को किया, तो ये डिजीज हमको भी हो सकती हैं, आसानी से हो जाएंगी। तो कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और डॉक्टर पहले क्या करता है, आपके पास कोई डिजीजेज है, आप उसके पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहला काम करता है कि आपको रेस्ट के लिए बोल देता है, गोइंग ऑन रेस्ट, यू टेक टू द बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट। आपको बोल देगा कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करिए विदिन 1 वीक 2 वीक। तो जो 1 वीक 2 वीक का बेड रेस्ट देता है डॉक्टर, क्यों देता है? इसलिए देता है कि अगर 1 वीक 2 वीक का बेड रेस्ट है तो माय डियर फ्रेंड, इतने ही समय में 1 वीक 2 वीक के ही समय में आपके बॉडी में से जो एनर्जी आप काम करके अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रहे हो, वो सारी की सारी एनर्जी आपके बॉडी में फिर से स्टोर हो जाती है। और जब बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो डिजीज से लड़ने के एबल हो जाएंगे हम, उस डिजीज से लड़ने के एबल हो जाएंगे हम। अब पता यह चलता है कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उस डिजीज के लड़ने के एबल नहीं होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस बात का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना होगा कि यदि हमने इस तरह के कार्य को किया और हमने अपने जो है संतुलन को खोया और हमने अपनी मानसिकता को ध्यान में ना रखा, तो इस प्रकार के रोग आसानी पूर्वक हमारे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। इन सारे फिगर्स को मैं अपने इसी YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो संक्रामक की स्थिति है उनमें जो जनरल मेथड होता है, जनरल मेथड देखिएगा, शेकिंग द हैंड्स हो गया, किसिंग हो गया, किसिंग, छोटे बच्चे हैं, आप लोग गोद में उठा करके किस करते हैं। आपने ये सोचा कि छोटा बच्चा जिसकी पावर ऑफ इम्यूनिटी आपसे काफी ज्यादा है, फुल प्रोडक्टिव है, लेकिन इफेक्टेड हम हैं, हमने उसकी किसिंग किया तो हमसे डिजीज उसके अंदर पहुंच गई और वो बच्चा इफेक्टेड हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमको उसको बचाना है, प्रिजर्व करना है, सुरक्षित करना है। तो जब ये सुरक्षित करते हैं तभी हम कहते हैं कि वो हम भी सुरक्षित है तो बच्चा भी सुरक्षित है। तो इस तरह से आप सेकिंग द हैंड, हाथ को मिलाना,
हाथ को मिलाते हैं, आप पहुंचते हैं बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिला। आज क्या है, आज क्या हो रहा है, कोविड-19 ने कह दिया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखे। अब मिलाइए हाथ, आपका 6 फीट का हाथ है तो मिलाइए, अगले वाले का 6 फीट का हाथ है तो मिलाइए। क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो क्यों ऐसा कहा? ऐसा इसलिए कहा कि इसके वायरस ये इतनी दूरी तक जा सकते हैं, इसलिए आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। कोविड-19 से बचने के लिए आपको कहा गया कि आप 6 फीट की दूरी बना करके बैठिए, मास्क को लगाइए, सैनिटाइज करिए अपने हाथ को, खाने से पहले सैनिटाइज पूरी तरह से कर लीजिए। हाथ को बार बार धोने के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? कहीं से भी आप आ रहे हैं, कोई इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर है, आप अपनी बॉडी को आसानी पूर्वक प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, संरक्षित कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, या मैं अपने लिए नहीं बल्कि सभी पूरे जो समाज के लिए संदेश देना चाहता हूं, और अपने इस YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख चौधरी के माध्यम से, कि जानकारी ही बचाव है, जानकारी ही बचाव है, लेकिन जानकारी करके उसको अपने में क्रियान्वित कर लेना, अपने में सुचारू रूप से ले लेना, वो बचाव का लक्षण होता है। नॉलेज के द्वारा आप बच नहीं सकते। नॉलेज है, जरूरी है, बिना नॉलेज के आप समझ नहीं पाओगे क्या डिजीज हो रही है। तो नॉलेज है तो आपने क्लियर किया किसको नॉलेज है, लेकिन फिर नॉलेज होने के बाद भी आप उस तरह की हरकत कर रहे हो, उस तरह के कार्य कर रहे हो, उस तरह की इफेक्ट आप कर रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड आप इस तरह से बच नहीं सकते। हम हो या कोई और हो, आप हो, किसी भी प्रकार से इनसे बचा नहीं जा सकता। हमने आसानी पूर्वक क्या किया, कप ले लिया, 2 कप लिया, कप में चाय को पी रहे हैं, सुबह चाय को पिया हमने, 1 कप पिया, एक हमारे फ्रेंड ने पिया, सपोज दैट हम इफेक्टेड है तो हमारा फ्रेंड इफेक्टेड है, दोनों में से कोई एक इफेक्टेड है, और फिर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, फिर अंदर से दूसरी चाय आई, और अगर उस कप को न वॉश किया गया हो, न धोया गया हो, तो जो व्यक्ति इफेक्टेड है, अगर उस व्यक्ति के कप में चाय आ गई, तो अगले व्यक्ति जो उसको चाय जो पी रहा है, वह व्यक्ति भी आसानी पूर्वक उससे इफेक्टेड हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इसका भी हमको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि अगला भी हमसे प्रभावित ना होने पाए। अर्थात हमारे बचाव के लिए साधन क्या है? हमारे बचाव के लिए साधन यह है हम पहले कप को पूरी तरह से वॉश करें, धोएं। इसी में आइए मैं देखता हूं, आपको बताता हूं, भोजन करने के लिए अलग अलग पात्र रखे जाते हैं, बर्तन रखे जाते हैं, और एक ही बर्तन में कई लोगों को एक साथ मिलकर के भोजन करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सलाइवा से भी डिजीजेस फैलती हैं, सलाइवा से डिजीजेस फैलती हैं। तो सलाइवा अगर उस आपके हाथ से भोजन पहुंचा, भोजन से फिर आपके हाथ में उसी से कोई अगला व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर रहा है, तो उसका इफेक्ट उसके बॉडी में भी पहुंच जाएगा। तो इस इफेक्ट को रोकने के लिए ये जरूरी है कि ऐसे संक्रमित व्यक्ति को उनको जो है दूर कर दिया जाए। आज हम क्या देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, उनको 14 डेज के लिए, 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। अर्थात उनको एक अलग कमरे में रखा जा रहा है। ऐसा नहीं किया जा रहा कि उनको बंद करके मारा जा रहा है, नहीं, उनको एक अलग कमरे में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है ताकि उनसे ये डिजीजेज स्प्रेड ना हो, फैले ना। ये उनके माध्यम से रोग फैलते हैं, तो इसके कारक कौन हुए? वह व्यक्ति हुआ जिसको ये इस तरह की डिजीजेज है, इस तरह के रोग हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इन सारी बातों को आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है कि कैसे रोगों से हमको बचना है, कैसे रोगों से हमको लड़ना है। और सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, मॉस्किटो देखे ना, मच्छर देखे ना, मलेरिया कैसे फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है। अब मच्छर के अंदर मलेरिया कहां से आया? भाई आपकी बॉडी में जो है मॉस्किटो आपकी बॉडी से ब्लड को सक करता है, पहले अपने सलाइवा को छोड़ता है, सलाइवा को छोड़ने के बाद उतना पॉइंट आपका नम हो जाता है, शून्य हो जाता है, फिर अपने स्पाइन को उसमें धंसाता है, धंसाने के बाद फिर उस वहां से ब्लड को सक करता है, और जब वहां से ब्लड को सक करता है फिर ब्लड को ले जाकर के जिस व्यक्ति की बॉडी में वो इंटर करेगा उसी व्यक्ति को के अंदर मलेरिया का पैरासाइट छोड़ देता है, और एक स्वस्थ व्यक्ति से एक दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, या ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ था किसी अस्वस्थ व्यक्ति के द्वारा प्रभावित हो जाता है, मलेरिया से ग्रसित दूसरा भी व्यक्ति हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, यह है हमारा प्रिकॉशन,
और अगर हमने इस प्रिकॉशन को फॉलो किया तो हमको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। यदि हमने इस प्रकार के प्रिकॉशन को फॉलो नहीं किया तो माय डियर फ्रेंड, आसानी पूर्वक हम किसी भी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इस प्रकार से रोग से ग्रसित होना, उनसे बचना या हमारे स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है। हमको जानकारी है लेकिन हमारा विवेक कहां तक कार्य कर रहा है, हमारा ब्रेन कहां तक वर्क कर रहा है, हमारा दिमाग कहां तक कार्य कर रहा है, हम वहां से कैसे अपने को बचा लें। आपने देखा कि इस लॉकडाउन के सिस्टम काफी लोग बाहर से भाग कर चले, क्यों चले आए? पैदल चले आए बेचारे, हजारों किलोमीटर की दूरियों को चल करके पैदल चले आए। रीजन क्या रहा? अपने को किसी तरह से बचते बचाते घर तक पहुंच गए, क्योंकि स्प्रेड ऑफ डिजीजेस बहुत तेजी के साथ फैल रहा था और लोग वहां से अपने को पलायित कर ले रहे थे, बचा ले रहे थे। तो इस तरह से हुपिंग कफ के विषय मैंने बताया आपको। और संक्रामक रोगों में जैसे बुखार देख लीजिएगा, सोथ डिजीज मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी जो होता है, कहा जाता है कि इन्फ्लामेशन क्या, व्हाट इज इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन मतलब होता है सोथ। आपको ज्वर आ जाता है, बुखार आ जाता है, सोथ होता है बॉडी में। तो ज्वर का आना अर्थात प्रतिरक्षी तंत्रिका तंत्र द्वारा, किसके द्वारा? प्रतिरक्षी तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो संक्रमणकारी रोगजनक को नष्ट करना, संक्रमणकारी रोगजनक को नष्ट करना, प्रतिरक्षी तंत्रिका तंत्र के द्वारा संक्रमणकारी प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देना, संक्रमणकारी रोगजनक को नष्ट कर, जिससे पैथोजन जो रोग को उत्पन्न कर रहा है उसको नष्ट कर देना, उसको समाप्त कर देना, खत्म कर देना। तो ये हम आसानी पूर्वक सोच से बच सकते हैं, बुखार से बच सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, संक्रमित व्यक्ति अगर कहीं पर लेटा दिया जाता है, बुखार से पीड़ित व्यक्ति अगर कहीं पर लेटा दिया जाता है हमारे फ्रेंड, तो कभी कभी आपने फील किया होगा उसका बिस्तर भी गर्म हो जाता है। उसी गर्म बिस्तर पर जाकर दूसरा व्यक्ति लेट गया तो क्या होगा? उसका इफेक्ट उस व्यक्ति के शरीर पर चला जाएगा, उसका इफेक्ट उस व्यक्ति के शरीर पर चला जाएगा। तो आपको तो उसको प्रिजर्व करना था, बचाना था, और आपने क्या किया? स्प्रेड कर दिया, डिजीज को फैला दिया आपने। तो माय डियर फ्रेंड, आपको डिजीज को फैलाना नहीं रहे, बल्कि आपको डिजीज को प्रिजर्व करना है, सुरक्षित करना है। अपने को भी सुरक्षित रखिए और अपने जो है परिवार को भी सुरक्षित रखिए। तो यहां पर आपने देखा, और अगला बार ये बोल रहा है कि एड्स पर क्या है, एड्स पर क्या है, एड्स पर क्या है। माय डियर फ्रेंड, एड्स एक ऐसी डिजीज है जो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होती है। हम इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते कि वह सेक्सुअल कांटेक्ट से ही होती है। हाँ, सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है, परंतु ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी होती है। एक संक्रमित व्यक्ति जो HIV से संक्रमित है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से संक्रमित है, और उसने अपना ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति को डोनेट कर दिया, किसी स्वस्थ व्यक्ति को अपना ब्लड दे दिया, तो क्या होता है? वह स्वस्थ व्यक्ति उस अस्वस्थ व्यक्ति से, उस HIV ग्रसित व्यक्ति का ब्लड लेकर के वह भी HIV से ग्रसित हो जाता है। तो इसको आपने देखा, ब्लड को लेने से अगर एक ही सिरिंज को बार बार हमको भी इंजेक्ट की गई, किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी इंजेक्ट की गई, और भी व्यक्तियों को इंजेक्ट की गई, अगर कोई डिजीज हमारे अंदर है, इस तरह के वायरल इंफेक्शन हमारे अंदर है, तो हमसे जो वही एक ही इंजेक्शन कि जितने व्यक्तियों को लगाया गया सबके सब इफेक्टेड होते चले गए। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि डिस्पोजल लाइए, एक डिस्पोजेबल सिरिंज लाइए, और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डिस्पोजल यूज करना है, हर व्यक्ति को अलग अलग डिस्पोजल यूज करना है। पहले का जमाना गया कि एक सुई लिया और डॉक्टर उससे बार बार कई व्यक्तियों को लगा रहा है, एक इंजेक्शन से कई व्यक्तियों को इंजेक्ट कर रहा है। लेकिन आज क्या है, ये डिजीज इतनी तेजी के साथ फैल रही है कि हम बार बार एक ही इंजेक्शन को कई व्यक्तियों को प्रत्यारोपित नहीं कर सकते, कई व्यक्तियों को लगा नहीं सकते। यदि मैंने लगाया तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ेगा। तो HIV के संक्रमण को रोकने के लिए हमको इस प्रकार से अपने को बचाना है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन को रोकना है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन को रोकना है। ऐसा फीटस जो यूटेरस में माता के अंदर डेवलप कर रहा है, अगर माता इफेक्टेड है तो फीटस भी इफेक्टेड हो सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों ही कारण हैं इसके, दोनों ही कारण हैं। फीटस इफेक्टेड हो सकता है और नहीं भी इफेक्टेड हो सकता है। तो दोनों ही कारण है कि अगर फीटस इफेक्टेड हो गया तो किस प्रकार से उससे बचा जा सकता है, और नॉन इफेक्टेड हुआ है तो किस प्रकार से उससे बचा जा सकता है। तो आपने देखा किस प्रकार की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप
ये सोच किस प्रकार से कार्य कर रहा है, सोच किस प्रकार से चल रहा है, यहां पर मैंने आपको बताया। आइए मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं निवारण और उसके सिद्धांत क्या होते हैं और टीका का वैक्सीनेशन क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, वैक्सीनेशन का सीधा सा अर्थ होता है कि इन डिजीजेस के परिणाम स्वरूप जो ऐसे रोग हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रभावी हैं, जिनके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है और जो बन रही है, सबसे पहले हम वैक्सीन बनाने का प्रयास करते हैं। वैक्सीन अगर बन गई, इनकी वैक्सीन अगर बन गई, इनके एंटीडोट अगर बन गए, वैक्सीन अगर बन गई, सारे व्यक्तियों को एंटीडोट हम वैक्सीन देते चले जाते हैं। और चाहे ओरल ओडिक में हो, पिलाया जाए अथवा इंजेक्ट किया जाए, सुई के द्वारा बॉडी में दिया जाए, स्किन में दिया जाए, मसल्स में दिया जाए, तो ये हमारे पूरे बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी को मेंटेन कर देता है, बना देता है, बरकरार रखता है। उसका रीजन मैंने बताया कि जैसे ये मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर पहुंचती है, हमारे बॉडी में होने वाले इफेक्ट को क्या करती है, ये रोक देती है। तो जो हमारी बॉडी जो इससे प्रभावित हो रही है, वो प्रभावित होने से रुक जाती है। अर्थात यह क्रिया होती है वैक्सीनेशन, जिसमें तमाम प्रकार की वैक्सीन है जिनका यूज मैंने आपको बताया है। और कुछ वैक्सीनों के नाम मैंने आपको बता दे रहा हूं। को आपने टिटेनस के लिए वैक्सीन टिटेनी वैक्सीन होती है, टिटेनस के लिए टिटेनी डिजीज है, इसकी वैक्सीन में आपने देखा इस तरह से। या जो है वैक्सीन या टीकाकरण की क्रिया को कहा, इसको हम वैक्सीनेशन या टीकाकरण की क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की विधियों से हम आसानी पूर्वक अपने को बचा लेते हैं, अपने परिवार को बचा लेते हैं और अपने सगे संबंधियों को बचा लेते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे हमारा लास्ट का कंक्लूजन ये निकलता है, लास्ट का कंक्लूजन इससे हमारा ये निकलता है कि अगर हमारे अंदर जानकारी है तो हम लोगों से अपने को बचा सकते हैं, यदि हमारे अंदर जानकारी नहीं है तो हम लोगों को अपने से नहीं बचा सकते। इस पर जितने भी फिगर हैं, सारे के सारे फिगर मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी अपने इसी YouTube चैनल पर, अलीमुद्दीन शेख कौदरी के चैनल पर जो अपलोड कर दे रहा हूं। इसको आप लोग पूरी तरह से देखिए, समझिए, जानिए और हमारे द्वारा बताए गए जो बता रहे हैं, ये आपकी बुक से बता रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से बता रहे हैं। आप इन सारे नियमों का पालन करिए तो आप आसानी पूर्वक किसी भी रोग से अपने को बचा सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को बचा लेना। आपने देखा कि सरकार बार बार पल्स पोलियो कार्यक्रम चला रही है। यह कार्यक्रम तब तक, अगर भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा मिला जो पल्स पोलियो से ग्रसित है, भारत में एक भी व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर उन्मूलन करना है अर्थात इनको जड़ से हटाना है तो एक भी व्यक्ति इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति इफेक्टेड है तो इसका मतलब है वो डिजीज अभी अपने यहां है। उसको, उस एक व्यक्ति को स्वस्थ करके पूरी तरह से इस रोग को हमको समाप्त करना है। उस एक व्यक्ति को समाज से हमको अलग करना है, उस एक व्यक्ति को समाज से हमको दूर करना है। तो कैसे करेंगे? हमारे पास मेडिसिन है, आज हमारे पास पोलियो की वैक्सीन है, हम उसको पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं, पिलाकर उसकी बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से यह कार्यक्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि रोग पूरी तरह से समाप्त। इसी तरह से पहले ट्यूबरकुलोसिस पर चल रहा है, टीबी पर, ट्यूबरकुलोसिस टीबी पर, तपेदिक जिसको कहा गया, क्षय रोग जिसको कहा गया, जो शरीर को धीरे 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 खत्म कर देता था। आपके बॉडी की थाइमस ग्लैंड से होने वाली डिजीज है ये, थायराइड जो है, थाइमस ग्लैंड जो थोरैक्स के अंदर पाई जा रही है, यहाँ पर थाइमस ग्लैंड, ये बॉडी को पावर ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और इसके बैक्टीरिया क्या करते हैं, जाकर के सबसे पहले थाइमस ग्लैंड को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। और जब थाइमस ग्लैंड प्रेक करते हैं तो व्हूपिंग कफ के द्वारा खांसने के समय उनके मुंह से ब्लड आ जाया करते थे। तो माय डियर फ्रेंड, उनके मुंह से ब्लड न आए और ब्लड को बचा लिया जाए, अर्थात उस व्यक्ति को डिजीज से फ्री कर लें, उस व्यक्ति को रोग से बचा लें, यह हमारा सबसे प्रमुख सिद्धांत होता है। तो मैं ये जो है आप लोगों को अभी अब तक या जो है पल्स पोलियो अभियान के विषय में बता रहा था। इस तरह से ढेर सारे अभियान चलाए गए हैं। हैजा का भी अभियान चलाया गया है और हैजा पहले बहुत तेजी से आता था। हम ताउन का नाम कहते हैं, जिसको जो है प्लेग के नाम से जाना जाता था। तो इन सारी चीजों की, सारे डिजीजेस के वैक्सीन बन चुके, लेकिन अब जो नए नए डिजीजेस आ रही हैं उनके वैक्सीन हमारे पास नहीं है। हमारे पास अभी क्या है, ओनली प्रिकॉशन है। क्या है? ओनली प्रिकॉशन है। हमने अगर प्रिकॉशन लिया तो अपने को सेव कर सकते हैं, यदि हमने प्रिकॉशन नहीं लिया तो अपने को सेव नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कौदरी के माध्यम से आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, मैं क्लास 9th, 10th, 11th, 12th
इन 4 क्लासेस के टोटल बायोलॉजी के जितने भी लेसन्स हैं, सारे लेसन का लेक्चर ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखा है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टोटल जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो, 9th में पढ़ रहे हैं तो आप 9th का सिलेबस देखिए, 10th में पढ़ रहे हैं तो आप 10th का सिलेबस देखिए, 11th में पढ़ रहे हैं तो आप 11th का सिलेबस देखिए, 12th में पढ़ रहे हैं तो आप 12th का सिलेबस देखिए। 12th में 11, 12th में मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सिलेबस दिए हैं और 9th में 10th में भी मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिलेबस दिए हैं, फिजिक्स के सिलेबस दिए हैं। इस तरह से मैंने कई लेक्चर दिए हैं और जो लेक्चर आपको समझ में आए वो सारे के सारे लेक्चर जिसको आप पढ़ना चाहते हो आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आसानीपूर्वक पढ़ लें। और वहां पर मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर को आपको ऑलरेडी दे रखा है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है वो है व्हाट्सएप नंबर, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके समझ में कहीं से कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9919529090, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आसानी पूर्वक कॉल करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं आज के टॉपिक को आपको समझाते हुए इसी बात पर जो है आपसे विदा लेना चाहूंगा कि आप लोग पूरी तरह से मेरे द्वारा दिए गए संदेशों का पालन करेंगे और जो कुछ भी मैंने बताया है ये सब एनसीईआरटी की बुक से आज मैंने बताया है और क्लास 9th के बेस के क्लास 9th के स्टैंडर्ड का मैंने बताया है। तो माय डियर फ्रेंड, तो मैं इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।